नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे वित्तीय विश्लेषण के बारे में, फाइनेंशियल एनालिसिस। हम देखेंगे कि इसके उद्देश्य क्या है, वित्तीय विश्लेषण क्यों किया जाता है, इसके प्रकार क्या क्या हैं वित्तीय विश्लेषण के, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फिर हम देखेंगे इसके महत्व और इसकी सीमाएं। तो जो वित्तीय विश्लेषण होता है इसका उद्देश्य डिपेंड करता है कि उसको एनालिसिस कौन करवा रहा है। तो इसके उद्देश्य को हम वैसे नोटिफाई नहीं कर सकते कि किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। जैसे कि हो सकता है ऋणदाता करवा रहा हो, या जो इन्वेस्टर है वो करवा रहे हो, या संस्था प्रदान करवा रहे हैं। तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण गवर्नमेंट करवा सकती है। तो जो संस्था करवा रही है डिपेंड करता है उसके उद्देश्य क्या है, वही वित्तीय विश्लेषण के क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। लेकिन कुछ सामान्य उद्देश्य भी होते हैं कि वित्तीय विश्लेषण, जो वित्तीय विवरण है उनके विश्लेषण किन उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो वित्तीय सूचनाओं की जानकारी लेना होता है। जैसे कि जो अंशधारी हैं वो क्या चाहेंगे कि प्रति अंश लाभ अर्जन अनुपात देखना चाहेंगे। तो उसका उद्देश्य क्या हो गया, लाभ अर्जन अनुपात देखना। जैसे अल्पकालीन है तो वो चाहेंगे कि लाभ ज़्यादा हो जाए। दीर्घकालीन जो किसी ने लोन दे रखा है वो चाहेगा कि फर्म क्या करे, अच्छी तरह से स्टेबल हो, उनकी अर्जन क्या है लंबे टाइम तक चलती रहे। तो ये उद्देश्य उनके आधार पर क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। फिर भी इनके कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के, जिनको हम आज देखेंगे। तो इसमें पहला आता है आपका कि वित्तीय सुदृढ़ता का माप होता है। यानी वित्तीय विश्लेषण अगर हम करते हैं तो हमें संस्था की आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता का पता चलता है। यदि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो प्रतिकूल पाई जाती है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। और ये हमें कैसे मालूम चलता है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण करने से ही मालूम चलता है कि संस्था को किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या सुधार की जरूरत है। दूसरा आता है कि इसका उद्देश्य होता है शोधन क्षमता का माप करना, कि हम देख पाते हैं इनके माध्यम से कि जो संस्था है वो अपने ऋणों के भुगतान करने की क्षमता रखती है या नहीं रखती है। और ये हम कैसे देखते हैं, तो जैसे कि चालू संपत्तियां जो है वो चालू दायित्वों का भुगतान कर सकती है नहीं, जो कि हमने रेशियो के अंदर आपको बताया था। जो हम करंट रेशियो के अंदर देखते हैं तो वो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से तो हमें पता लगता है। इसी तरह से व्यवसाय की भावी कंडीशंस क्या क्या हैं, क्या उसकी प्लानिंग है, ऋण पत्र उसके सुरक्षित है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वित्तीय विवरणों का उद्देश्य होता है, इनका विश्लेषण करना। तो वो शोधन क्षमता के बारे में हमें क्या देता है, जानकारी देता है। नेक्स्ट इसका जो उद्देश्य है वो है लाभदायकता का माप। यानी एक तरह से वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से हमें क्या पता लगता है कि इम्प्रूविंग संस्था है या डिक्लाइन, जो इंस्टीट्यूट है वो डिक्लाइनिंग की ओर जा रही है। तो ये हमें किससे पता चलता है, लाभदायकता अनुपातों के माध्यम से पता चलता है। यानी वित्तीय विवरणों से विश्लेषण से हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट जो आपका है वो है परिचालनात्मक कुशलता का माप। यानी ऑपरेटिंग उसकी जो एफिशिएंसी है वो कैसी है, चालू वर्ष के उत्पादन, विक्रय, वितरण आदि जो है वो पिछले साल की तुलना में किस हिसाब से चल रहे हैं, क्या वो इम्प्रूविंग है या डिक्लाइनिंग है। तो इसकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी उसका पता लगता है। अगला जो इसका उद्देश्य है वो है उपलब्धियों की प्रवृत्ति दर्शाना। यानी एक तरह से ट्रेंड पता चलता है इंस्टीट्यूट का कि वो क्रय विक्रय में, ग्रोस प्रॉफिट के अंदर उसका क्या ट्रेंड आ रहा है। तो उससे हम आने वाले जो साल है उसके लिए भी एक अनुमान जो है वो लगा सकते हैं। इस तरीके से वित्तीय विवरणों का जो विश्लेषण का उद्देश्य है वो है संस्था की जो ग्रोथ है उसकी, या उसकी जो पोटेंशियल है उसका वैल्यूएशन करना, कि वो संस्था किस हिसाब से कार्य कर रही है। अंतिम जो इसका उद्देश्य है वो है कि इंटर फर्म जो है, या हम खुद की फर्म का वैल्यूएशन कर सकते हैं, दूसरे फर्म के संबंध में हम उसकी तुलना कर सकते हैं। तो ये वित्तीय विवरण के विश्लेषण का क्या होता है, उद्देश्य होता है कि उसकी परिचालन कुशलता कैसी है, कुछ कमजोरियां हैं तो उसके लिए सुधारात्मक उपाय की आवश्यकता है या नहीं है। तो हम इस फर्म का विश्लेषण करके ये ज्ञात कर सकते हैं। और ये फर्म के विश्लेषण में हम क्या करते हैं, उसके जो वित्तीय विवरण होते हैं उनका क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो एक तरह से फाइनेंशियल एनालिसिस जो है उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि वित्तीय सुदृढ़ता का माप, शोधन क्षमता का माप, लाभदायकता का माप करना संस्था की, उसकी ग्रोथ कैसी है, इम्प्रूविंग है, डिक्लाइनिंग है, इसके बारे में सारी चीज़ें एक हमें समरी के रूप में उपलब्ध करवाते हैं। कौन, फाइनेंशियल एनालिसिस के माध्यम से। अब हम देखते हैं कि वित्तीय विश्लेषण के प्रकार कितने होते हैं। यानी वित्तीय विश्लेषण किस प्रकार से किया जा सकता है, कितनी विधियों से किया जा सकता है। तो वित्तीय विश्लेषण
मुख्य रूप से इसके दो प्रकार होते हैं। पहला इसका है कार्य प्रणाली के अनुसार और दूसरा है उसके प्रयुक्त सामग्री के अनुसार। कार्य प्रणाली के अनुसार पहला आपका आता है क्षैतिज या गतिशील, हॉरिजॉन्टल या डायनेमिक एनालिसिस। इसके अंदर क्या किया जाता है कि हम जो बैलेंस शीट या P&L अकाउंट जो बनाते हैं, हमारा जो भी वित्तीय विवरण है, इसका विश्लेषण हम कैसे करते हैं कि उसका संबंधित वर्षों के साथ उसकी हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रखा है कि जैसे 2005 का हमें अंत में तैयार करना है, तो हम क्या करेंगे कि पीछे वाले जो वर्ष हैं 2003-04 उससे उसकी तुलना करते हैं कि जो 2005 के जो आंकड़े हैं वो 2003-04 की तुलना में किस हिसाब से अपनी प्रवृत्ति दर्शा रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, क्षैतिज या गतिशील विश्लेषण कहलाता है। इसको हम अलग अलग विधियों से देख सकते हैं कि उनमें परसेंटेज चेंजेस कितना हुआ है, या अपने प्लस माइनस के साइन द्वारा हम इसको देख सकते हैं। एक रेशियो के रूप में देख सकते हैं कि पहले जो अनुपात था और अब जो अनुपात है उसमें कितना क्या रेशियो आ रहा है। जैसे कि मान लो पहले कोई अमाउंट 4000 की थी, अब 16000 होगी, तो 4000 से 16000 यानी 1:4 के अंदर वो इंक्रीज हो रही है। तो इस हिसाब से संबंधित वर्ष के साथ जिस वर्ष का हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं उसका क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल या डायनेमिक एनालिसिस कहते हैं। दूसरा आपका आता है लंबवत या स्थिर विश्लेषण, वर्टिकल या स्टैटिक एनालिसिस। इसमें क्या किया जाता है कि एक निश्चित अवधि से संबंधित विवरणों का उसी वर्ष से संबंधित जो अन्य फैक्टर्स होते हैं, अन्य अवयव होते हैं, जो संबंधित अमाउंट है उसके साथ उसका क्या देखा जाता है, संबंध देखा जाता है। क्षैतिज के अंदर क्या था, हम एक वर्ष के जो आंकड़े होते हैं उसका संबंधित जो पिछले वर्ष के आंकड़े होते हैं उनसे तुलना करते हैं। जैसे कि पिछले वाले 2 वर्ष के साथ तुलना कर ली या 3 वर्ष के साथ तुलना कर ली। जबकि जो वर्टिकल या स्टैटिक एनालिसिस आपका जो है उसमें हम उसी वर्ष के आंकड़ों की उसी वर्ष के संबंधित जो आंकड़े उनसे तुलना करते हैं। जैसे कि कुल संपत्ति के आधार पे हम चालू संपत्ति के आंकड़े देखते हैं कि वो कितनी है टोटल संपत्ति में, या पूंजी के जो हमारी कैपिटल है उसके रेशियो में हमारे लोन कितने हैं। यानी उसी वर्ष के आंकड़ों का संबंधित समंकों के साथ क्या देखा जाता है, संबंध देखा जाता है। किसके अंदर, वर्टिकल या स्टैटिक एनालिसिस के अंदर। जबकि हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या करते हैं, हम उस वर्ष के आंकड़ों का संबंधित वर्षों के साथ देखा जाता है। ये इनका मेन डिफरेंस रहता है। और इसीलिए इसको जो लंबवत आपका वर्टिकल इसको स्टैटिक कहा जाता है, क्योंकि ये उसी वर्ष से संबंधित होता है, ये संबंधित वर्षों के साथ अध्ययन नहीं करता है। इसके अंदर हम जैसे आपको बताया कि कुल संपत्ति के रूप में चालू संपत्ति का अनुपात देखा, या हम टोटल को 100 मान के उसके आधार पर उसके परसेंटेज के रूप में भी देख सकते हैं। यानी हमने कुल संपत्तियों को 100 मान लिया तो चालू संपत्ति हमारी कितनी है, तो उसके परसेंटेज के आधार पर जो निकलती है तो 100%, और जो हमारे पास निकल के आता है उसको प्रतिशत के आधार पर मान के आपस में उनकी तुलना की जाती है। इसके अंदर जैसे उसमें हमने क्या किया था, अलग अलग वर्ष के चिट्ठियाँ P&L तैयार किया था। इसमें क्या किया जाता है, समान आकार एक चिट्ठा या लाभ हानि खाता या आय विवरण बनाया जाता है और उसके आधार पर उसकी परसेंटेज देखी जाती है। जो टोटल अमाउंट्स या कुल संपत्तियाँ कुल दायित्व उसके आधार पर जो बाकी हमारी संपत्ति और दायित्व निकलते हैं उनको परसेंटेज दिया जाता है कि ये कुल के रूप में ये कितने प्रतिशत या अपना हिस्सा रखते हैं। तो ये था इसका दूसरा प्रकार, लंबवत या स्थिर विश्लेषण। अब आपका आता है प्रयुक्त सामग्री के अनुसार, जो आपको 2 पार्ट बताए गए थे। उसके अंदर आपका था पहला बाह्य विश्लेषण या एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होता है कि ये विश्लेषण जो किया जाता है ये संस्था से संबंधित व्यक्तियों द्वारा ना किया जाकर एक बाहरी संस्था या बाहरी किसी व्यक्ति द्वारा या बाहरी जो उस विश्लेषण के अंदर इंटरेस्ट रखता है उसके द्वारा किया जाता है। ये कोई भी प्रयोजन करता है उसके तो संस्था से संबंधित नहीं होता है, उसके लिए ये विश्लेषण होता है। और इसी तरह से जो आंतरिक विश्लेषण है, इंटरनल एनालिसिस, ये क्या किया जाता है, संस्था के व्यक्तियों द्वारा ही या अंशधारियों द्वारा या कर्मचारियों द्वारा ही क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आंतरिक विश्लेषण। तो ये थे आपके वित्तीय विश्लेषणों के प्रकार। अब हम अध्ययन करते हैं वित्तीय विश्लेषण का महत्व, यानी फाइनेंशियल एनालिसिस जो किया जाता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वित्तीय विश्लेषण क्या होता है कि कोई भी अगर प्रबंध के निर्णय आपको लेना है, मैंने जो मैनेजमेंट डिसीजन लेने हैं उसके लिए क्या चीज़ जरूरी है, वित्तीय विश्लेषण जरूरी है। आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो आप किस बेस पे लेंगे, वो जब आप फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, उस संस्था के संबंध में आपको जानकारी होगी तभी तो आप एक कोई डिसीजन पे पहुंच पाएंगे। आपको संस्था की सही आर्थिक स्थिति ही मालूम नहीं होगी तो उस संस्था के लिए आप नई नीतियों का निर्माण थोड़ी कर पाएंगे। तो यानी मैनेजमेंट को अगर कोई भी निर्णय लेना तो उसको क्या करना पड़ेगा, वित्तीय विश्लेषण को देखना पड़ेगा। तो ये अलग अलग जो इसके पक्षकार होते हैं उनके लिए इनका क्या महत्व है। तो इसमें पहला आपको दिया हुआ है कि ऋणदाताओं के लिए महत्व क्या है, यानी जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनके लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल एनालिसिस की। तो जो सवाल के आपको जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें शुरू में ही आपको बताया था कि जैसे लोन देने वाले होते हैं तो वो क्या चाहते हैं कि वो संस्था की आर्थिक स्थिति देखते हैं कि उसकी तरलता कितनी है, क्या उनका पैसा वापस आ जाएगा, क्या क्या उन्हें उचित ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा।
तो वो क्या करते हैं, ये इन सब चीज़ों का अध्ययन किससे करेंगे? संस्था से पूछने पे तो संस्था बताएगी नहीं कि मैं लोन चुकाने में सक्षम हूँ या नहीं हूँ। तो ये किससे पता चलेगा? उसके जो वित्तीय विवरण है उनका विश्लेषण करने से ही पता चलेगा कि पीछे वाले वर्षों में उसका प्रदर्शन कैसा रहा है। तो उसके आधार पर जो ऋणदाता होते हैं वो फाइनल करते हैं कि हमें आगे लोन देना चाहिए संस्था को या नहीं देना चाहिए। दूसरा जो वित्तीय विश्लेषण का महत्व है वो है विनियोजकों के लिए, जो इन्वेस्टर है उनके लिए। तो वो क्या करते हैं, संस्था की लाभ अर्जन क्षमता देखते हैं, यानी उनकी जो प्राइस अर्निंग आ रही है, उनके शेयर का बाजार मूल्य कैसा चल रहा है, ये सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के द्वारा। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट के लिए जो इसकी इंपॉर्टेंस है, सरकार के लिए जो इसका महत्व है, वो क्या करती है, जो अपनी वित्तीय नीतियाँ बनाती है तो वो क्या करती है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के द्वारा ही फाइनल करती है कि गवर्नमेंट को कौन से सेक्टर पर ज़्यादा देखने की जरूरत है, या किस सेक्टर से ज़्यादा टर्नओवर हो सकता है, लाभार्जन किससे किया जा सकता है। ये सब चीज़ें किससे फाइनल करती है गवर्नमेंट? वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के द्वारा। इसी तरीके से कर्मचारियों के लिए महत्व, एम्प्लॉयज़ के लिए, तो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, वो भी संस्था के वित्तीय विवरण को देखते हैं कि कहीं ऐसे तो वो कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं जिन्हें कुछ टाइम के बाद में उन्हें खुद की सैलरी में ही दिक्कत आ जाए। तो ये सब कर्मचारियों किससे मालूम चलता है? वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से। वो संस्था के वित्तीय विवरण देख के फाइनल कर सकते हैं कि उन्हें संस्था से जुड़ा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और जो लास्ट इसका महत्व हुआ है, प्रबंध के लिए महत्व है। तो प्रबंध को क्या करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने पड़ते हैं वित्तीय फाइनेंशियल चीज़ों से संबंधित। तो वो किससे कर पाएंगे ये सारी चीज़ें? वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के द्वारा ही कर पाते हैं। जैसे कि पूंजी संरचना कैसे बनानी है, तरलता स्थिति क्या है, लाभार्जन शक्ति कैसी है, हमें एक बार से पूंजी रहनी चाहिए, या जो हमारी इंटरनल पूंजी है उससे काम चलाना चाहिए। सारी चीज़ें किससे संभव हो पाती है? वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से ही संभव हो पाती है। अब हम इसमें अध्ययन करते हैं वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की सीमाएं क्या है। जैसे कि आपको फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट की जो सीमाएं बताई गई थी वही क्या है, वित्तीय विश्लेषण की सीमाएं होती है। क्योंकि वित्तीय विश्लेषण एक तरह से क्या है, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण ही तो है। तो जो वित्तीय विवरणों की जो सीमाएं हैं वही क्या होती हैं, आपकी वित्तीय विश्लेषण की सीमाएं होती है। यानी कि ये तुलना का क्या होता है, उचित आधार नहीं होता है। क्योंकि ये एक तरह से क्या करता है कि जब परिस्थितियाँ या उद्योग अलग अलग होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि जो स्टैंडर्ड्स एक उद्योग के लिए फाइनल किए गए हैं वो सभी उद्योगों पे क्या हों, लागू हों। दूसरा, जैसे मूल्य स्तर के परिवर्तन की क्या करता है, उपेक्षा करता है। यानी प्राइस लेवल में जो चेंजेस हो रहे हैं वो उसको नहीं दिखा पाता, ये केवल मात्र एक आंकड़े देता है। हो सकता है पिछले साल और इस साल की इन्फ्लेशन रेट में बहुत ज़्यादा फर्क हो, तो इस साल संस्था लाभ कमाकर भी पिछले साल की तुलना में जो उसकी वास्तविक इनकम होगी वो क्या होगी, कम होगी, जबकि ये उसकी क्या करता है, उपेक्षा करता है। नेक्स्ट जो इसकी कमी बता रखी है वो है कि मानव तत्व के अधीन होता है, यानी एक ह्यूमन एलिमेंट इसके अंदर मायने रखता है। क्योंकि वित्तीय विवरणों का एनालिसिस कौन करेगा, एक प्रोफेशनल व्यक्ति कर सकता है या संस्था से जो संबंधित व्यक्ति है वही करेगा, और उसकी खुद की ईमानदारी या पक्षपात रही तो निर्णय करे या ना करे उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से जो इसकी अगली जो कमी है वो है इसके अंदर विश्वसनीयता में कमी, यानी गैर मौद्रिक पहलुओं की ये क्या करता है, अवहेलना करता है। ये केवल मात्र मौद्रिक आंकड़े में उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट इसकी जो कमी है वो है कि ऐतिहासिक समक यानी हिस्टोरिकल डेटा दिए जाते हैं, ये भूतकाल के संबंधित में जो चीज़ें हो चुकी है उसके एक आंकड़े मात्र प्रस्तुत करता है। भावी घटनाओं के लिए उसके आधार पर सिर्फ निर्णय लिए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि भूतकालीन समक हमेशा सही साबित हो। इसी तरह से इसके आगे जो बताया कि इसकी परिवर्तनशील परिस्थितियाँ होती है, भ्रामक निर्णय होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, मानव फैक्टर हावी रहता है। तो उनकी पेशेवर्स की जो खुद की सोच है वो प्रभावित करती है और वो बायस डिसीजन भी कई बार ले लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका है कि अपूर्ण सूचना, यानी वित्तीय विवरणों के ऊपर ये क्या करता है, पूरी तरीके से निर्भर होता है, उसी के आधार पर एनालिसिस किए जाते हैं। अब हमारे वित्तीय विवरण ही गलत है तो हमारा एनालिसिस भी क्या होगा, गलत ही होगा। तो ये थी आपकी वित्तीय विश्लेषण की सीमाएं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि फाइनेंशियल एनालिसिस की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, यानी वित्तीय विवरणों का जो विश्लेषण किया जाता है वो कौन कौन सी विधियों या तकनीकों के द्वारा किया जाता है। थैंक यू।